ओकरा और 2 मिनट 20 सेकंड भइए गेल। भए गेलै 2 मिनट 20 सेकंड। देखिए आज हम लोग क्लास 12 का जो बोर्ड की तरफ से फिजिक्स का जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को देखिए इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जितना भी उससे रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, उस सारा का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और जितना भी आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उस सब का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट जारी किया गया है ना, जो उनके साइट पर अवेलेबल है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को देख करके आप बहुत सी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा ऑलमोस्ट पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पैटर्न कैसा आपका जो मॉडल सेट है, जो 12th में क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, उसका क्या पैटर्न है। तो पैटर्न इसका जो है, सबसे पहले आपके पास एक OMR शीट रहेगा, जिसमें आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो टोटल 70 क्वेश्चन होगा। 70 मतलब 70, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो 70 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उस 70 ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये है कि उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होगा, समझ रहे, 4 विकल्प होंगे, जिनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस तरह के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो 70 क्वेश्चन होंगे। 70 में कितना आपको जवाब देना है, तो कोई सा भी 35 का मतलब ये 35 का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपको 40 में से 35 देना है या 50 में से 35 आपको आंसर करना है, ये लगातार 35 ही करना है। आपको जो अच्छे से आता है क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा भी डाउट हो आपको तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। देखिए एग्जाम में क्या एक्चुअली कि आपके पास टोटल 70 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 70 35 आपको आंसर करना है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो आप सही रंग रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको कि जो गलत है उसको छोड़ना है, समझ रहे। तो आपके पास सिर्फ ये चीज नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को आप लगातार करके या फिर कैसे भी करके सोल्व कर रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, जो आंसर आप रंग रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपको नहीं आ रहा है उसमें से उसको छोड़ना, क्योंकि 70 में से आपको 35 ही आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास 20 होते हैं। 20 में से कितना आंसर करना है, तो कोई सा भी 10 आंसर करना है, कोई सा भी आपको 10 करना है। 10 क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा 10 करना है आपको, जो आपको अच्छे से आता है। हम तो यही सजेस्ट करेंगे आपको कि जो आपको अच्छे से आता है आप उन क्वेश्चन का आंसर करिए। कभी भी देखिए, कभी भी आप इस चीज़ पे समय अपना खराब नहीं करिए कि यदि आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया तो आप 11 क्वेश्चन कर रहे हैं, 12 क्वेश्चन कर रहे हैं, उस चीज़ पे कभी भी आप अपना समय खराब नहीं करिए। 10 क्वेश्चन लिखिए, परफेक्ट आंसर लिखिए, जितना अच्छे समय से अच्छे तरीका से टाइम दे सकते हैं उस क्वेश्चन पे, उतना अच्छे से टाइम दीजिए और उसको अच्छे ढंग से सोल्यूशन करिए। चलिए, तो 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद आपके पास जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं, जिसमें से कितना आंसर करना होता है आपको, तो आपके पास 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसमें से कितना का आंसर करना है, 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। मतलब आप उसमें से भी आपको क्या करना है, आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि देखिए कभी ये कोशिश नहीं करिए कि हमको 3 आंसर देना है तो 3 की जगह पे हम 4 लिख दें या 5 आंसर करके आ जाएंगे तो हमको ज़्यादा नंबर देगा, कभी नहीं देगा आपको। अब जितना भी आपके पास टाइम है, उस सारा टाइम का कहाँ पर यूज करिए, उस 3 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है वो 5 नंबर वाले में। ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ SI यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। मतलब आपको पूछा जा रहा है कि जो पृष्ठीय घनत्व, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसका यूनिट क्या है, उसका मात्रक क्या है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि सरफेस डेंसिटी होता है क्या। सबसे पहले आपके पास है चार्ज डेंसिटी।
तो चार्ज डेंसिटी सिंपली कितने तरह से है, तो तीन तरह के होते हैं आपके पास। एक होता है लेमडा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू बाई एल। क्यू बाई एल का मतलब ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा। मतलब इकाई लंबाई पर कितना आवेश है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। और लेमडा को हम लोग कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रैखिक आवेश घनत्व। ये क्या है, तो ये है रैखिक आवेश घनत्व। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, तो लेमडा से लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में होता है क्या आपको, ये होता है आपको कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट लेंथ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एल लेंथ का कोई चीज है, इसके ऊपर में जो चार्ज है वो है आपके पास टोटल चार्ज क्यू है। तो देखिए, तो आपके पास कितना है, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू। तो 1 पे कितना मिलेगा आपके पास, तो क्यू बाई एल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। और यही लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल लिखे हुए हैं। अब देखिए, इसका हम लोग बात करते हैं कि मात्रक का मतलब यूनिट का। तो देखिए, यूनिट कितना मिलेगा, तो क्यू का यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और एल का मतलब क्या है, तो मीटर है, तो कूलम बाई मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एम इनवर्स। तो ये किसका मिल गया अपने को, तो रैखिक आवेश घनत्व का, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का। यदि हम लोग इसका बीमा का बात करें, तो बीमा का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बीमा कितना मिलेगा, अब देखिए सी का बीमा मतलब आवेश का बीमा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना मिल जाएगा आपको, आई टी। तो आई का क्या होता है, एम्पियर, और टी का क्या होता है, तो सेकेंड। यदि हम लोग एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कूलम कहते हैं। इस पूरा को क्या कहते हैं हम लोग, तो कूलम कहते हैं, ठीक है। इस पूरा को क्या कहते हैं हम लोग, कूलम कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए अब इसको यदि हम लोग इसका बीमा लिखें, तो ए का बीमा ए ही लिखते हैं, और सेकेंड को क्या लिखते हैं हम लोग, टी लिखते हैं। तो ए टी हो गया, या ए की जगह पे हम लोग आई भी यूज कर सकते हैं, तो आई इंटू टी हो गया। तो अपने को ये पता चल गया कि जो आवेश का मात्रक होता है, या आवेश का जो बीमा है, उसको क्या लिख सकते हैं, ए टी या फिर आई टी। तो यहाँ पर देखिए ये सी क्या है, तो आवेश का ही लिखा हुआ है मात्रक, तो सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो ए टी, और ये क्या है एम, तो एम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल। और इनवर्स है तो इनवर्स। तो क्या मिल गया अपने को, ए टी एल इनवर्स। मतलब इसको हम लोग और लिख लें तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए की जगह पे हम लोग आई भी यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आई। तो आई टी एल इनवर्स। देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। पावर में नहीं कुछ है तो 1 भी लिख सकते हैं, इसके पावर में यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो ये मिल गया अपने को, क्या मिल गया अपने को, तो ये अपने को मिल गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा इसमें जो होता है वो होता है अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग सिग्मा लिखते हैं। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिंपली कि किसी भी यूनिट सरफेस पे मतलब इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये क्या होता है, तो क्यू बाई एरिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, मतलब पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तब इसी तरह से यदि हम लोग इसी तरह से इसका यूनिट का बात करें, तो देखिए यूनिट क्या मिलेगा, ये कूलम, और ये क्या है, तो मीटर। ये देखिए एरिया है, ये एक है एरिया, तो एरिया का मात्रा क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। और नीचे में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बाई मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं सी इंटू एम टू द पावर -2, ये ऊपर जाएगा। तब यदि हम लोग इसका बीमा का बात करें, इसका तो बीमा कितना मिलेगा, सी का अभी निकाले हुए ए टी या आई टी। ये क्या मिल जाएगा, ए टी, सी की जगह पे ए टी और एम की जगह पर एल टू द पावर -2। ये इसका बीमा मिल गया अपने को। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, तो हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आयतनी आवेश घनत्व। इसको क्या कहते हैं, आयतनी आवेश घनत्व। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है कि इकाई मतलब यूनिट वॉल्यूम पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है, मतलब क्यू बाई वॉल्यूम मतलब भी, क्यू बाई वॉल्यूम मतलब भी, ये भी है वॉल्यूम।
ठीक है। तो ये अपने को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब ये है अपने को, हिंदी में इसको कहते हैं आयतनी घनत्व, आयतनी आवेश घनत्व। मतलब क्या, आवेश बाई वॉल्यूम। अब देखिए इसका यदि हम लोग मात्रक का बात करें, देखिए जो भी मात्रक हम लोग बात कर रहे हैं वो SI मात्रक का बात कर रहे हैं। देखिए तो मात्रक कितना होगा, आवेश का क्या होगा कूलम, ये आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, तो m⁻3 c/m⁻3, इसको हम लोग लिख सकते हैं cm⁻⁻3। ठीक है, तो ये अपने को मिला मात्रक। और यदि हम लोग इसका बीमा का बात करें, देखिए c की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 80 और m की जगह पर l, तो ये क्या मिला अपने को 80 l⁻⁻3, या इसी को हम लोग देखिए एक जगह पे i भी लिख सकते हैं तो IT l⁻⁻3। तो ये मिला अपने को बीमा। यहाँ पर भी हम लोग एक जगह पे i यूज कर सकते हैं, तो ये क्या मिलेगा IT l⁻²। ठीक है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये देखिए आपको जितना भी कॉन्सेप्ट था इससे रिलेटेड वो सारा का सारा हमने बता दिया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में, मतलब आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सिग्मा के बारे में आपका बात कर रहा है। तो सिग्मा बराबर क्या आपका यूनिट देखिए क्या है, तो cm⁻², cm⁻², मतलब कूलम इंटू 1/m², कूलम इंटू 1/m²। तो आपका ये जो ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है कि कूलम इंटू 1/m का होल स्क्वायर, कूलम इंटू 1/m, ऐसा कुछ लिखा हुआ। देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो ऑप्शन नंबर आपके पास जो डी है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कूलम इंटू 1/m और पावर में होल, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो ये लिखिए या ये लिखा हुआ, देखिए एक ही बात है। तो इसलिए आंसर नंबर पहला क्वेश्चन में कौन सा हो गया, तो डी नंबर आंसर हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में कहा था कि कूलम इंटू मीटर है, ऑप्शन नंबर बी में था कूलम इंटू मीटर स्क्वायर था, ऑप्शन नंबर सी में है कूलम इंटू 1/m, और ऑप्शन नंबर डी में था अपने को कूलम इंटू 1/m का होल स्क्वायर। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पूछा हुआ है या एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पूछा हुआ है। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये परमिएबिलिटी है, सॉरी ये क्या अपने पास परमिटिविटी है, परमिटिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं पैरावैद्युतांक। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पैरावैद्युतांक कहते हैं। आपको ध्यान रखिएगा किसका पैरावैद्युतांक है, तो हवा या निर्वात का, मतलब एयर और वैक्यूम का। जब भी कभी अपने को एयर वैक्यूम के बारे में नहीं बोला जाए तब तक हम लोग क्या मानेंगे, दोनों नियरली सेम है, अदरवाइज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस अपने को ध्यान रखिएगा। तो एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है, ध्यान सुनिएगा, एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि के के बारे में। जो के होता है वो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 एप्सिलॉन 0 होता है। क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन होता है। और ये जो के है इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत बल गुणांक, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। किसमें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो विद्युत बल हम लोग पढ़ते हैं, कूलम्स फोर्स जो पढ़ते हैं, उसका ये क्या है, कांस्टेंट। और ये जो के होता है इसका वैल्यू कितना, तो 1/4 एप्सिलॉन नोट। और इस के का वैल्यू कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻9 होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग लिख लेते हैं नियरली 9 इंटू 10⁻9। ये जो यूनिट इसका होगा तो SI यूनिट में होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम लोग क्या करें, इस एप्सिलॉन 0 को इधर भेज दें और इस वैल्यू को यदि सोल्व करें तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 1/4 के। और के का वैल्यू यदि हम लोग इसको रख करके सोल्व करें तो एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻12। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, तो 8.85 इंटू 10⁻12, किसमें, तो SI यूनिट में। अब SI यूनिट इसका कैसे निकालेंगे, तो SI यूनिट के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि आपको हिंट कैसे, मतलब कैसे निकालना है। आप जानते हैं कि F इक्वल टू होता है KQ1Q2/R²। हमको के निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर भेज देंगे तो F इंटू R² इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2। और यहां से यदि हम लोग के निकाल लें तो FR²/Q1 इंटू Q2। अब देखिए इसका हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, इसका हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका यदि हमको यूनिट निकालना तो फोर्स का यूनिट इंटू डिस्टेंस का यूनिट का स्क्वायर, अब बाई कूलम स्क्वायर, तो ये आपको यहां से के का मिल जाएगा। और उसी तरह से हम लोग उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। और देखिए के और एप्सिलॉन 0 में क्या है, इनवर्स का रिलेशन है।
जो आपका यहां से के का वैल्यू मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन का, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पावर को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर दे। जो पावर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दे, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दे, तो के से अपने को यूनिट एंड डायमेंशन किसका मिल जाएगा, एप्सिलॉन जीरो का। लेकिन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा क्या गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा कि एप्सिलॉन जीरो का मान होता है, तो एप्सिलॉन जीरो का मान हमने ये लिख दिया है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, तो ऑप्शन नंबर ए में है ये तो ऑप्शन नंबर ए में। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए आप अपने पास एक तो एप्सिलॉन जीरो हो गया। अच्छा, यहां से अपने को एक बात और ध्यान देना है कि अब इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं, पैरावैद्युतांक बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पैरावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन जीरो के बाद एक होता है एप्सिलॉन भी होता है। तो एप्सिलॉन क्या होता है, किसी माध्यम का प्रॉपर्टी है। एप्सिलॉन क्या होता है, वो भी पैरावैद्युतांक है, किसी माध्यम का प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन क्या होता है, किसी माध्यम का प्रॉपर्टी है, और वो क्या होता है आपका, तो वो भी पैरावैद्युतांक है किसी माध्यम का। ठीक है, उसके बाद आपको एक एप्सिलॉन आर होता है, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जिसको हम लोग आपेक्षिक पैरावैद्युतांक कहते हैं, जो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, वो आगे अपने को आ जाएगा इसमें। थोड़ा देर रुक जाइए आप लोग, ठीक है, थोड़ा लाइट चला गया है, कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, देखते हैं कुछ हो पा रहा है या नहीं, शायद थोड़ा ठीक हुआ होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया अपने को। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि आवेश Q से, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि आवेश Q से r दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा आप लोग 4 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास जो है, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा लाइटिंग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास है कि आवेश Q से r दूरी पर, अपने पास मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है, और यहाँ से r दूरी पे यहाँ पे जाकर के विद्युत तीव्रता पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि k/r² होता है। k का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, तो k का वैल्यू 1/4πε0 इंटू q/r²। आप चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास पहला ऑप्शन में है E = 1/4πε0 इंटू q/r, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में अपने पास है 1/4πε0 इंटू q/r², मतलब ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से मिलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द होल सरफेस इफ +q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस। मतलब देखिए गॉसियन सरफेस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गॉसियन सरफेस अपने को ये कहता है कि यदि अपने पास ये कोई ये गॉसियन सरफेस, तो ये गॉस लॉ से क्वेश्चन है। इसके अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है जो गिवन है वो आपको Q गिवन है, ठीक है, और पूछा है कि अपने पास इससे कितना विद्युत फ्लक्स पास करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो विद्युत फ्लक्स पास करेगा वो फाई इक्वल टू होता है कि Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड क्या होता है, तो इस सतह के अंदर में कितना चार्ज है, तो इस सतह के अंदर में कितना चार्ज है तो Q है, तो यहाँ से फाई बराबर कितना मिल जाएगा, तो Q/ε0 के बराबर मिलेगा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो Q इसके अंदर होगा वही चार्ज यहाँ पर करना। यहाँ पे यदि Q1, Q2, Q3 कुछ भी चार्ज है तो यहाँ पर वो चार्ज को कंसीडर नहीं करना। और देखिए ऑप्शन नंबर ये कौन सा ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 4 का ये ऑप्शन नंबर बी में Q/ε0, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए ध्यान दीजिए,
निरक्षीय स्थिति क्या होता है, ये मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर अपने पास माइनस क्यू चार्ज है और ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, मतलब जितना चार्ज यहाँ पर मैग्नीट्यूड में है उतना ही यहाँ होना चाहिए और दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए, मतलब अपोजिट नेचर का होना चाहिए और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है। तब इस पूरा सिस्टम को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ध्यान रखिए। अब देखिए एक लाइन हम लोग ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइन क्या कर रहा है कि इस द्विध्रुव को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि ये लेंथ एल ए है और ये भी लेंथ ए है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये लाइन इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है। तब इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति जो अक्षीय नहीं हो। तो मतलब अक्षीय क्या होता है, तो अक्षीय एक लाइन हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, जो देख लीजिए आपको ये इस लाइन से होकर के पास कर रहे हैं, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं डायपोल का अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन के ऊपर में कहीं पर भी कोई पॉइंट आपको पूछा जाए तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। और ये जो लाइन हमने बताया अभी आपको, जो वर्टिकल लाइन है और 90 डिग्री पर है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो क्या अपने को, उसको हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है। इसको हम लोग विषुवतीय स्थिति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन। अब आपसे पूछा गया एक्चुअली में कि इस लाइन के ऊपर में कोई पॉइंट है, सपोज करिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर आपसे विद्युत विभव पूछा गया है। तो विद्युत विभव, तो देखिए विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q और यहाँ से r दूरी पे जाकर के आपको V पूछ रहा है, तब V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है। ये बिंदु आवेश के कारण। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अपने पास एक चार्ज ये है और एक ये चार्ज है, पूरा मिलाकर को विद्युत द्विध्रुव करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल करते हैं। तो इसके दोनों की वजह से हमको यहाँ पे चाहिए, हमको इन दोनों की वजह से यहाँ पर निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए इसके वजह से यदि हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग x मान लेते थे, ये भी कितना होगा, ये भी आपका x होगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, a है, और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में कि ये कितना डिस्टेंस पे निकालना है। तो उसको r है, तो हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं ये वाली डिस्टेंस। रूट के अंदर में कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस रूट के अंदर में r स्क्वायर। लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माना, तो ये भी x हुआ। अब इसकी वजह से यहाँ पे नेट वोल्ट मतलब नेट पोटेंशियल चाहिए, नेट पोटेंशियल हमने मान लिया भी। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो नेट पोटेंशियल v इक्वल टू क्या मिलेगा, v ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू। आपको ध्यान देना, प्लस क्यू मतलब फार्मूला क्या होता है, KQ/R। देख लीजिए KQ/R मतलब यहाँ इस चार्ज की वजह से यहाँ पे चाहिए तो इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से यहाँ पे चाहिए, अच्छा सॉरी प्लस की वजह से ले रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। हम लोगों ने x एग्ज्यूम किया हुआ है, तो ये कितना मिलेगा, x प्लस हम लोग निगेटिव वजह से देखेंगे तो k इंटू माइनस क्यू/। अब ध्यान देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है, x। आप ध्यान से देखिएगा तो ये जितना प्लस में है उतना ही ये माइनस में, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना मिला, 0। तो देयरफॉर ये अपने को कितना मिल गया, जो इक्वेटोरियल लाइन है उस पर कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण 0। और ये आपको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में, जो 5 का ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। देखिए आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। देखिए कैपेसिटर आप पढ़े होंगे, ये कैपेसिटर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, तो पूछ रहा है कि दोनों प्लेट पर जो चार्ज होते हैं उनका सम कितना होता है। आपको पता है कि कैपेसिटर पे एक चार्ज प्लस में होता है, दूसरा क्या होता है, उतना ही होता है, माइनस में होता है, तब जाकर के ये कैपेसिटर बनता है ना। आपसे यही पूछा जा रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। ऑब्वियसली प्लस क्यू माइनस क्यू को जोड़िएगा तो 0 मिलेगा, मतलब टोटल चार्ज कितना मिलेगा, तो क्यू और माइनस क्यू, ये कितना मिल गया अपने को 0। तो नेट चार्ज कितना मिला, 0। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में आपका ऐसा कुछ है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आवेश का बीमा होता है, अभी जस्ट हम लोग पीछे देखें कि आवेश का बीमा क्या होता है, एटी या आईटी होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में आपको, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि एटी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं हम लोग। पूछा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है। देखिए वोल्ट बाय मीटर आपको किस राशि का मात्रक होता है, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए आप पढ़े होंगे कि वोल्ट बाय मीटर किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, ई डी कॉस थीटा, ई डॉट डी होता है। मतलब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब विद्युत तीव्रता है, और डी क्या है तो डिस्टेंस है। डी क्या है अपने को, तो डिस्टेंस है, तो ई इंटू डी होता है। ठीक है, आपको V बराबर क्या होता है, तो E इंटू डी होता है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम जानते हैं कि आपको जो V इजकल टू होता है वो क्या होता है, E इंटू डी होता है। अब देखिए ये D क्या है तो डिस्टेंस है, E क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और V क्या है तो पोटेंशियल है। अब हमको पूछा क्या गया है कि V, देखिए V को यदि लिखे तो हम लोग वोल्ट लिखेंगे, यूनिट। E का लिखेंगे, E को अभी हम लोग रहने देते हैं, E को हम लोग क्या लिख लेते हैं, E लिख लेते हैं। और इसका लिखिएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर लिखेंगे। यदि हम लोग इस D को इसके नीचे लेके चले जाए, M को इसके नीचे लेके जाए, तो V बाई M ये क्या मिल जाएगा अपने को, और ये V क्या है तो वोल्ट है। अब देखिए वोल्टेज बाय मीटर ये किसका यूनिट है, तो विद्युत तीव्रता का, मतलब विद्युत क्षेत्र का। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन नंबर डी में यही लिखा हुआ आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें हम लोग, तो 9 में अपने पास है कि आपेक्षिक पैरावैद्युतता का मात्रक होता है। आपेक्षिक अभी हमने बताया, इसको हम लोग अपसाइलन आर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, अपसाइलन बाई अपसाइलन नोट होता है। ये क्या होता है, अपसाइलन बाई अपसाइलन नोट होता है। इसका आपको मात्रक पूछा गया, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या होता है, किसी माध्यम में पैरावैद्युतांक, ये क्या होता है, हवा या निर्वात में पैरावैद्युतांक, मतलब परमिटिविटी। ये अपसाइलन क्या है, तो परमिटिविटी इन एनी मीडियम, और अपसाइलन जीरो क्या है, तो परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। दोनों का रेशियो निकालिएगा तो क्या देगा आपको, कट करके 1 मिल जाएगा। मतलब ये 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये 1 कांस्टेंट है, और सेम ये देखिए अपसाइलन आर क्या है, तो सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। इसका मतलब इसका ना तो कोई मात्रक है और ना ही कोई बीमा है। दैट मीन्स अपसाइलन आर इज द यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब इसका ना तो कोई मात्रक है और ना ही कोई बीमा है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में कुछ न कुछ मात्रक इसका दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में आपको लिखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसीलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पूछा क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य धारिता क्या होता है। देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये, इसको कहते हैं हम लोग समांतर क्रम में। इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। इसका यदि हम लोग C इक्विवेलेंट निकाले तो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2। ध्यान रखिएगा प्रतिरोध में इसका जस्ट उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है तो इसके लिए अलग होता है। समझ रहे बात को, ध्यान रखिएगा। देखिए अब C1 कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में बोला है C, C2 कितना दे रखा है C, दोनों को जोड़ेंगे तो 2C मिलेगा। आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2C। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए में अपने को यही चीज दिया हुआ है। अच्छा यही चीज यदि आपको रहता है, ये देखिए किसमें, तो समांतर क्रम में। यदि श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम मतलब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ये किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में यदि अपने पास होता है तो यही कैपेसिटर ऐसा कुछ होता है, ये है C1 और ये है C2। फिर इसका यदि C इक्विवेलेंट निकालना होता है अपने को तो लिखते हैं C1 C2 अब बाई C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, ठीक है। और इस केस में कितना मिलता, यदि ऐसा कुछ होता तो C इंटू सी अब बाई C प्लस C, इसको लिखेंगे तो C स्क्वायर बाई 2C। ये से ये खत्म हो गया, क्या मिला अपने को C बाई 2। देखिए C इक्विवेलेंट कितना मिला, C बाई 2। ये कब मिला, जब ये श्रेणी क्रम में होगा तब। अभी आपको क्या पूछा गया कि समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में ये मिलेगा। अच्छा रेजिस्टेंस में इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में यदि समांतर क्रम में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो ये वाला आता है आंसर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो ये मिलता, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई 2 मिलता। कब, जब ये कॉम्बिनेशन होता तब। और यदि श्रेणी क्रम में होता है, इस कॉम्बिनेशन का होता है किसमें, प्रतिरोध के केस में। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध होता है तो इसका आंसर क्या मिलता है, ये मिलता है 2R होता है, C की जगह पे R होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर नंबर ए हो गया। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है। मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ द थीन ऑफ अ थीन प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज। ये आपको ध्यान रखना है, ये कितना होता है म्यू -1 इंटू ए। जो मिनिमम डेविएशन होता है वो कितना होता है म्यू -1 इंटू ए। और म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक। म्यू क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, और ए क्या है तो प्रिज्म का कोण है। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में अपने पास है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, मतलब अपने को कि द सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस होता है, मतलब सतत होता है। और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होता है। आवर्धन क्षमता आपको पूछा गया है, ये कितना होता है, तो FO/FE के बराबर होता है। मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, ये कितना होता है, FO/FE होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, -FO/FE, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका होता है, सबसे ज्यादा डायमंड का होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा डायमंड का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हालांकि इस क्वेश्चन का मेरे ख्याल से आगे इस पर और क्वेश्चन है जो आपको ये भी वैल्यू दिया हुआ है, सेम तरह क्वेश्चन। तो किसका हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो गया। जो आपको हीरा लिखा हुआ है या डायमंड लिखा हुआ, उसका अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। फ्रिंज की चौड़ाई मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ है क्या, एक्चुअली हम इसको समझिए। देखिए ये है S1 फ्रिंज, एस फ्रिंज का मतलब है सिंपली एक होल, छिद्र। ठीक है, और यहां से मान लेते हैं कि डी दूरी पे जाकर के, डी डिस्टेंस पे जाकर के दूसरा फ्रिंज, और यहां से ध्यान दीजिए ये अपने पास एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। तो ये जो यहां से देखिए S1 और S2 दो फ्रिंज है, दो छिद्र है, इनके बीच का जो दूरी है डिस्टेंस वो कितना है, स्मॉल डी है। और यहां से ये जो स्लिट इसको कहते हैं, स्लिट्स कहते हैं, इस स्लिट्स, और ध्यान सुनिएगा इस स्लिट्स है S1 और S2 क्या है, दो स्लिट्स मतलब छिद्र होता है। तो दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डी कहते हैं। ये क्या स्क्रीन है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं। अब देखिए यहां से एक्चुअली क्या होता है कि मान लेते हैं कि ई वाला जो पॉइंट है एकदम, यहां से कोई ऐसे रे चला और यहां से कोई ऐसे रे चला, तो जितना यहां से गया उतना ही यहां से डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों रे। तो इसको हम लोग दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, मतलब डेल्टा एक्स कितना हुआ, 0। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम ब्राइट फ्रिंज को हम लोग बी नोट से लिख लेते हैं, B0 मतलब ब्राइट फ्रिंज, मतलब B0 मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, 0 का मतलब है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे तुरंत इसके जस्ट ऊपर है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा पहला डार्क फ्रिंज मिलेगा, मतलब नाम दे लेते हैं D1। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से जो लाइट जाती है ना, इसका इंटरफेरेंस के बाद इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस के बाद क्या होता है कि किसी स्क्रीन पर क्या होता है, किसी जगह पर इंटेंसिटी लाइट का ज्यादा होता है और किसी जगह पे कम होता है। जहां लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है उसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, और जहां पे कम होता है उसको हम लोग डार्क फ्रिंज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सेंटर पे हम लोग क्या मानते हैं, तो ब्राइट फ्रिंज मानते हैं। ठीक है, सेंटर पे क्या होता है, तो ब्राइट फ्रिंज होता है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा हम D0 नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो मिलेगा तो डार्क मिलेगा, फिर इसके बाद यहां से जितना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर जाकर फिर से आपको ब्राइट वाला मिलेगा। मतलब ये जो मिलेगा आपको तो पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर इसके बाद क्या मिलेगा अपने को, यहां से फिर इतना ही डिस्टेंस पे जाकर के जितना यहां से यहाँ फिर डार्क मिलेगा आपको, D2 मिलेगा, और सिमिलरली नीचे अपने को यही मिलता है। तो आप देखिएगा जो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, तो फ्रिंज बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है अपने को, तो फ्रिंज बन रहा है। और इनके बीच का विड्थ कितना है, मतलब इसकी चौड़ाई कितना है, तो दो लगातार मतलब दो कंजुगेटिव डार्क या फिर ब्राइट। देखिए ध्यान से, ये अपने पास एक डार्क है और एक डार्क है, तो इनके बीच का जो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है,
ये वाला डिस्टेंस लीजिए, या दो ब्रैकेट के बीच का, ये एक ब्रैकेट है और यहां पर एक ब्रैकेट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपके पास, तो दो लगातार मतलब दो कंजुगेटिव डार्क या फिर दो कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंज का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और ये फ्रिंज विड्थ कितना मिलता है अपने को, तो ध्यान रखिएगा, जो बीटा इजकल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये फॉर्मूला होता है, हम निकाल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अभी इसमें हम लोग उतना डिटेल में नहीं कर सकते हैं, तो बस जितना है उतना हम लोग समझा सकते हैं। तो बी इजकल टू लैम्डा डी बाई ओ डी मिलता है, ये जो कितना मिलेगा आपको, लैम्डा डी बाई डी मिलेगा अपने को, ठीक है। आप इसका निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल करके आप पहला डार्क फ्रिंज का फार्मूला लगाइए, दूसरा लगाइए और उसको सोल्व करके दूसरा में से पहला वाई वाला जो फार्मूला होता है उसको माइनस कर लीजिए, तो आपको बीटा इजकल टू लैम्डा डी बाई डी मिलेगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, करेक्ट, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर कितना होता है अपने को, तो ध्यान रखिएगा 1 लाइट ईयर कितना होता है, एक साल में जो प्रकाश इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 ईयर में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो आप निकाल सकते हैं उसको, देखिए 1 लाइट ईयर हम लोग निकाल सकते हैं कितना होगा, तो कितना होगा आपको पता है कि प्रकाश का जो वेग होता है, जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड हो गया, हमको क्या चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी तो अपने को लाइट को पता है कि 3 × 10⁸ होता है। अच्छा 1 ईयर में कितना टाइम कितना होता है, 1 ईयर में कितना समय होता है, तो उसको हम लोग निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में ये होता है, जो 3 × 10⁸ होता है ये मीटर पर सेकेंड होता है, तो हमको समय भी किसमें निकालना होगा, सेकेंड में। देखिए तो 1 ईयर में कितना होता है, 365 डेज, इसको हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर दे, ये किसमें बदल गया, अभी घंटा में बदल गया, क्योंकि आपको पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, 12 दिन और 12 रात, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, तो टोटल कितना 24 घंटा। अब 24 घंटा को यदि हमको सेकेंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मिनट में बदलेगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सेकेंड में बदलेगा, मतलब हम लोग डायरेक्ट 3600 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3600 से। अब ये पूरा किसमें बदल गया, अपने को सेकेंड में बदल गया, और इसको आप सोल्व करिएगा तो यही अपने को जो मिलेगा यही 1 लाइट ईयर के बराबर होगा। यही कितना मिलेगा अपने को, 1 लाइट ईयर के बराबर होगा, मतलब 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। ये कितना मिलेगा अपने को, 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। और इसका वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और ये कितना मिलेगा अपने को, तो ये अपने को कितना मिलेगा, गुना करके आप देख सकते हैं, ये आपको गुना करके देखोगे तो ये आपको जो मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 9.46 × 10⁻15 मिल जाएगा आपको। अब चेक कर लेना एक बार, और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको यही लिखा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा गया, ये आपको याद ही हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो 1/f = लिखा हुआ है μ2 बाई μ1 -1 × 1/r1 - 1/r1 - 1/r2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, तो 17 का कौन सा आंसर हो गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 18 का बात करते हैं हम लोग। कारण निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, वो पूछ रहा आपने, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो 1.33 होता है। μ4 वाटर ये कितना होता है, 1.33 होता है, ध्यान रखिएगा। μ4 ग्लास ये कितना होता है, 1.5 होता है। μ4 एयर ये होता है 1.000 कुछ होता है, फिर जाकर के 1 होता है। और यदि म्यू वैक्यूम पूछेगा तो पक्का 1 होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज। देखिए आपको पूछा है कि वाटर का पूछा हुआ, तो कितना अपने पास 1.33, और कौन सा ऑप्शन है अपने पास, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें हम लोग। 19 में अपने पास है समान आर्क के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होता है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। और ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी है।
तो 19 का डी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर में अपने पास कितना है, निम्नलिखित में कौन कौची का समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कौची इक्वेशन। याद होगा आपको कि ये आपको पढ़ाया जाता है म्यू इजकल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, कितना होता है ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। और देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 21 में अपने पास है, निम्नलिखित में कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता है और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में जो अपने पास है वो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाई लेमडा टू दी पावर 4 या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लेमडा टू दी पावर 4। ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ आपको, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें हम लोग, करेक्ट निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का माध्यम नहीं किससे नहीं बदलता है अपने को, तो उसका आवृत्ति मतलब नहीं बदलता। माध्यम बदलने से क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। क्वेश्चन अपने पास था विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ मीडियम ऑफ लाइट। देखिए लाइट का मीडियम चेंज करने से क्या नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, मतलब आवृत्ति नहीं बदलता। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो 22 का ए हो गया। 23 का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 का, कारण निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। देखिए कलांतर और पथांतर में संबंध पूछा गया। आपको ध्यान रखना कि डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं कलांतर करते हैं, इसको हम लोग पथांतर करते हैं, इसको हम लोग फेज डिफरेंस करते हैं, इसको हम लोग पाथ डिफरेंस करते हैं। तो ये अपने को मिला फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन मिला। कभी कभी इसका उल्टा करके पूछ लेता है। यदि आप यहां से डेल्टा एक्स निकालोगे, यहां से आप डेल्टा एक्स निकालोगे तो डेल्टा एक्स कितना मिलेगा, लेमडा को इधर भेज दीजिए तो लेमडा बाई 2 पाई हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, या फाई भी लिखा रहता है सिंपल। आपको याद रखना है, इसको हम लोग पथांतर कहते हैं, इसको हम लोग कलांतर कहते हैं। पथ में अंतर को पथांतर, और ये एंगल में जो डिफरेंस चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलांतर कहते हैं। इसको हम लोग पथांतर इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम लोग पाथ डिफरेंस, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। तो दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखना है, कोई एक याद रखिएगा दूसरा निकाल लीजिएगा। अभी आपको ये पूछा हुआ है, और ये देखिए लिखा हुआ है कि कलांतर जिसका जो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर, ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 23 का ए इज करेक्ट। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में अपने पास है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। देखिए विनाशी व्यतिकरण मतलब व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है। उसके लिए आपको पता होगा कि जो हम लोग कलांतर का वैल्यू करते थे, मतलब डेल्टा फाई या फाई का वैल्यू करते थे 2n+1 इंटू पाई करते थे। आपको ध्यान रखना, यही यदि ये किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी। ये किसके लिए है, तो विनाशी के लिए है, समझ रहे, डिस्ट्रक्टिव के लिए। और यही कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है। अच्छा इसी को हम लोग डार्क भी कहते हैं, इसी को डार्क फ्रिंज है, ध्यान रखिएगा। अच्छा कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, तो फाई इक्वल टू जो होता है अपने को ध्यान रखिएगा 2n पाई होता है। कितना होता है अपने पास, 2n पाई होता है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज। अभी आपको इसका पूछा ही हुआ है, और ये कौन सा ऑप्शन में, अच्छा n क्या होता है आपको ध्यान रखिएगा, n क्या होता है 0 1 2 3 प्लस माइनस में दोनों में होता है। समझ रहे बात को, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना मिलेगा अपने को, फाइव का, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, डेल्टा फाइव का 2n+1 इंटू पाई, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। 25 में अपने पास है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारक है। ध्यान रखिएगा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मेन कॉज फॉर कलर ऑफ लाइट। ये क्या होता है, तो वेवलेंथ के कारण जो लाइट का कलर जो होता है किसके कारण, वेवलेंथ के कारण, मतलब तरंगदैर्घ्य के कारण। और ये कौन सा ऑप्शन में अपने पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 26 क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित होता है। आपको ध्यान रखना, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अल्फा कण मतलब अल्फा पार्टिकल। ये ध्यान रखिएगा, ये हीलियम प्लस का न्यूक्लियस होता है। हीलियम मतलब 2 और ये 4, एटॉमिक मास 4 हो गया, एटॉमिक नंबर 2 हो गया। ये एक्स रे क्या होता है, एक्स कण क्या होता है, अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण अपने को ध्यान रखिएगा कि हीलियम 2+ या हीलियम प्लस का न्यूक्लियस होता है। और इस पर चार्ज कितना होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैग्नीट्यूड आपको लेना है उसका, निगेटिव में नहीं। इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव होगा कितना, तो क्यू ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, क्यू ऑफ अल्फा कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखिए इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज लेकर के लेना,
इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज नहीं, उसका मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करेंगे। ई अल्फा कण हो गया, ये आपका ए नंबर ऑप्शन में था, लेकिन ये नहीं पूछा आपको। इसी तरह से बी नंबर ऑप्शन में देखिए आपको ये ए हो गया, बी में पूछा है कि बीटा कण, बीटा कण ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इस पर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और साइन के साथ भी इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा नेगेटिव ई मिलेगा, मतलब इसको क्या मिलेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ फोटोन कण, हाँ तो फोटोन पार्टिकल, ये ध्यान रखना आपको, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तब फोटोन पे चार्ज भी नहीं होता और रेस्ट मास भी जीरो होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन मूविंग मास कुछ होता है, ध्यान रखिएगा। यदि अभी आपको पूछा है कि चार्ज किस पर नहीं होता है, हो सकता है कि आपको पूछ ले कि आप क्या बोलते हैं मास किसका नहीं होता है, तो भी क्या होगा, आपके पास फोटोन कण ही होगा, फोटोन पार्टिकल ही होगा। और ऑप्शन नंबर सी को सही हो गया, 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उसके बाद आपके पास था प्रोटॉन, प्रोटॉन पे आपको ऑप्शन नंबर डी में प्रोटॉन, आप जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए 26 का सी हो गया, 27 का बात करते हैं। 27 में निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, आपको पता है कि एनर्जी का यूनिट होता है, समझ लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका होता है, एनर्जी का, और कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए 27 का डी करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं हम लोग। 28 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन कण की ऊर्जा के लिए सही है, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पढ़ाए हुए हैं, ई इक्वल टू कितना होता है, तो एच म्यू होता है या एच सी बाई लेमडा होता है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, मेरे ख्याल से ये आपको एच सी बाई लेमडा दिया हो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं हम लोग, कह रहे कि तरंग संख्या बराबर होता है, ध्यान रखिएगा ये 1/λ के बराबर होता है, 1/λ, और ये ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 29 का ए हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आपको ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए r इक्वल टू r0 इंटू a⁻1/3, ये अपने को फॉर्मूला होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो 30 का कौन सा आंसर सही हो गया, ए नंबर। 31 का बात करते हैं हम लोग, 31 में है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। देखिए 1 AMU का आपका वैल्यू पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है कि 1 AMU का पूछा हुआ है। AMU का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU जो होता है आपको ध्यान रखना है, वो कितना होता है, आपको ध्यान रखना है 1.66 इंटू 10⁻⁻18 माइक्रोग्राम होता है। कितना होता है, -18 माइक्रोग्राम होता है। अब माइक्रो का आप जानते हैं वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻6, और ये कितना मिलेगा अपने को, ग्राम मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन देखिए केजी में दिया हुआ, आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो केजी में दिया हुआ, तो ग्राम को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में चेंज करना पड़ेगा। मतलब 1.66 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻6 इंटू ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो। अब ये किस में बदल गया, केजी में बदल गया। अब इसको आप देख लीजिए, इसको आप यदि सोल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻, देखिए 6 और 3 9, तो ये कितना मिलेगा 9, और ये 18 है, तो कितना मिलेगा -27, ये किसमें मिला, केजी में। अब देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 31। अब देखिए 32 में आपके पास पूछा है कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। देखिए ये रेडियो एक्टिविटी का पूछा हुआ है, तो रेडियो एक्टिविटी में आपको पढ़ाए हुए हैं कि औसत आयु क्या होता है, 1/λ होता है, टी हाफ क्या होता है, 0.693/λ होता है। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे, ठीक है, आपको पढ़ाए होंगे, जहां भी आप पढ़े हैं तो आपको ये चीज बताया गया होगा कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है ना। चलिए मैं उसको फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि रिलेशन क्या है उसमें। चलिए देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 32 का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ। आपको ध्यान रखना है कि जो एवरेज लाइफ होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले आपको देखिए ध्यान रखना है कि टी हाफ क्या होता है,
टी हाफ क्या होता है, तो टी हाफ कितना होता है, तो 0.693 बाई लेमडा होता है। कितना होता है, 0.693 बाई लेमडा होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो होता है आपको ln2 बाई लेमडा होता है। ln2 ये क्या है, नेचुरल लेंथ, सॉरी नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है। और इसको हम लोग लॉग में बदलेंगे तो आपको पता है कि 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, इसको यदि हम लोग लिखे, अब देखिए यहाँ से ये किसका मिला अपने को, तो टी हाफ का, लेकिन आपको टी एवरेज पूछा गया है। तो टी एवरेज जो होता है वो होता है आपको 1 बाई लेमडा। एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, कि टी हाफ इजकल टू 1 बाई लेमडा इंटू 0.693, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 1 बाई लेमडा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी एवरेज लिख सकते हैं। तो टी हाफ बराबर क्या मिल गया अपने को, 0.693 इंटू क्या मिल गया, टी एवरेज। ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम यहां से टी एवरेज निकाल लें, टी एवरेज को हम लोग टी ए नाम दे देते हैं, ये कितना मिल जाएगा 1 बाई 0.693 और इंटू टी हाफ। इसको आप सोल्व करोगे तो 1.44 इंटू टी हाफ मिल जाएगा आपको। ये कितना मिलेगा, 1.44 इंटू टी हाफ। तो देखिए टी एवरेज और इसमें एक रिलेशन मिल गया, आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। खैर अभी आपको इतना पूछा है कि टी एवरेज का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बाई लेमडा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ये हम आपको रिलेशन बता दिए। चलिए 33 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करे कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या होता है, तो यूरेनियम है 92 है और 238 है। इसमें आपको पूछा है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 92 to 238 विल बी। अब देखिए यहां पर यदि बात करें हम लोग, तो देखिए जेड कितना है, आपको पता है कि जो यहां होता है उसको हम लोग जेड कहते हैं, तो 238। और ए कितना होता है, जो यहां लिखा होता है उसको हम लोग ये ए कहते हैं। और आपको पता होगा, सॉरी, इसको हम लोग जेड कहते हैं। जो यहां लिखा होता है उसको जेड कहते हैं, जो यहां लिखा होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। तो जो ए बराबर होता है, आपको पता होगा कि पी प्लस एन होता है। और यदि हम लोग यहां से एन निकालें न्यूट्रॉन की संख्या, तो पी को इधर भेज दीजिए, तो ए माइनस कितना मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि ए माइनस पी किसके बराबर होता है, तो जेड के बराबर होता है। तो ये इसको हम लोग जेड लिख सकते हैं। तब अपने को कितना मिला, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना मिल गया, तो ए माइनस जेड मिला। अब देखिए ए कितना है अपने पास, तो ए यहाँ पे 238 है और माइनस जेड कितना अपने पास, तो 92 है। अब इसको सोल्व करिए तो मेरे ख्याल से ये 146 मिल जाएगा आपको। ये कितना मिलेगा, 146 मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना मिला, 146। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 34 का। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का बात करते हैं। करें कि निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए ये द्विआधारी पर आधारित है, मतलब आपको बाइनरी पर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो बेस है कितना, वो 2 है। देखिए अभी तक जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं उसका बेस कितना होता है, तो 10 लेकर के। जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 दाहे पैसा लेते, कितना लेते हैं, 10। लेकिन इसमें करें कि नहीं, 1 पैसा लेने का मतलब है कितना, कि आपको 2 पैसा लेना है, मतलब 2 का आधार मानना है, 2 को बेस मानना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पूछा हुआ इसमें कि आपके पास क्वेश्चन है कि ये वाला है कि आपको 4 को चेंज करना, बेस 10 है और इसको चेंज करना आपको बेस 10 से किस में चेंज करना, अपने को बेस 2 में चेंज करना है। मतलब आपको यहां पर कितना होगा और बेस 2 होना चाहिए। तो देखिए डेसिमल से कहां पर जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं। डेसिमल से कहां पर जा रहे हैं, बाइनरी में, मतलब बेस 2 में जा रहे हैं। तो देखिए कन्वर्जन कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। डेसिमल टू बाइनरी, बेस 2 में जाना है तो कैसे करेंगे, अपने पास जो भी यहां देगा उसको आपको लिख लेना है और यहां से 2 से आपको डिवाइड करना है। 2 से कितने से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 और शेष कितना बचेगा, यहां लिखना है 0। फिर इस 2 को क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए, कितना मिलेगा, 2 1 2, शेष कितना मिला, 0। अब देखिए अब नहीं कटेगा, तो आपको ऐसे यहां से ऐसे लिखना है। तो यहां से लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 0 0। अपने को देखिए ये कितना मिल गया, 1 0 0। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 1 0 0। अच्छा इसका उल्टा हम लोग चेक करते हैं, क्या इसका सोल्व करते हैं हम लोग, तो क्या ये 4 मिलता है, तो उसका तरीका देते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बाइनरी से किसमें बोलेंगे, कि डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये अपने पास 1 है 0 0 है।
अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए इंटू 2 के पावर, ये 2 अपना से लिखना है और इसके पावर में 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाला 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से शुरू है 0 1 2 3, ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए, इसको यदि 0 है तो 0 लिखेंगे इंटू 2 के पावर में 1, मतलब एक एक बढ़ाना है आपको, 0 से शुरू करना है और एक एक बढ़ाना। जैसे इसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर में, देखिए 0 1 और 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 0 गुना समथिंग 0 मिलेगा, ये भी 0 इंटू समथिंग 0 मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा, और सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना मिला 4। क्या हम लोग 4 का ही निकाले थे? बिल्कुल हम लोग 4 का ही किए थे, इसका मतलब सही है। तो इस तरह से आप बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी एंड बाइनरी से डेसिमल जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? तो अभी देखिए 1 0 0 आपको ये वाला पूछा है, और ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ये 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि द्विआधारी योग होता है। ध्यान सुनिएगा, आपको पूछा है, इसी का क्वेश्चन है, इसी का मतलब इसी का पार्ट है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। ये 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, और ये बाइनरी में है तो ये कितना मिलेगा आपको ध्यान दीजिए। देखिए सिंपल सा बात है कि आपको यदि हम लोग कह दे कि 9 + 1 जोड़ते हैं तो कितना लिखते हैं? 10, मतलब 9 + 1 10, तो 10 का 0 लिखते हैं, और जो आपके पास बच जाता है उसको अगला में जोड़ते हैं, और नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा लिखते हैं, नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा लिख लेते हैं। उसी तरह से यहां पर ध्यान दीजिए कि 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 का तो 0 मिलेगा, तो बचा कितना हासिल, कितना बच कितना गया हमको? तो 1 बच गया, और नहीं कुछ है अगला जोड़ने के लिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे सीधा सीधा। तो बताइए 1 + 1 जोड़े तो कितना मिला? 1 0 मिला। देखिए 9 + 1 जोड़ेंगे तो ये 10 मिलेगा, लेकिन 1 + 1 बाइनरी में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1 0 मिलेगा। ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में आपके पास है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। करें कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। आपको पता है कि और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है? a + b = c या y = a + b। और होगा तो यहाँ प्लस होगा, एंड होगा तो यहाँ पे डॉट होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखिएगा, और होगा तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा, और एंड होगा तो क्या होगा? यहाँ पर डॉट होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो 36 का कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। 37 का बात करें हम लोग, कह कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का पूछ रहा है कि आपके पास कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ये होता है J × T इनवर्स। ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 का बात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, 38 क्वेश्चन नंबर में आपको पूछा गया है, 38 में आपको पूछा गया कि चुंबकशीलता होता है, मतलब परमिएबिलिटी। ध्यान रखना है कि परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी हम लोग ये म्यू लिखते हैं, ये अपने को मैग्नेटिज्म में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि B/H होता है। परमिएबिलिटी कितना होता है? तो B/H। और ये B/H अपने को कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। चलिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए पूछ रहा है आपको को कि निम्नलिखित में नमन कोण मतलब डेल्टा के लिए कौन सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगल ऑफ डीप। अब देखिए एंगल ऑफ डीप पूछा, और एंगल ऑफ डीप क्या होता है? तो tan डेल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, tan डेल्टा या tan फाई बोलते हैं। एंगल ऑफ डीप को क्या बोलते हैं हम लोग? tan डेल्टा बोलते हैं या फिर tan फाई बोलते हैं। अब देखिए सिंपली tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B होता है। P मतलब क्या? परपेंडिकुलर, मतलब क्या? वर्टिकल। और B मतलब क्या? बेस। बेस मतलब क्या? क्षैतिज, मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल। तब देखिए वर्टिकल और क्षैतिज मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो होगा। कुछ भी होगा तो tan थीटा है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो होगा। और देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका है? ये कौन सा ऑप्शन में है? तो आप देखोगे तो ये आपको ए नंबर ऑप्शन में है। tan डेल्टा इक्वल टू BV/BH। समझ रहे बात को? तो ये आपको पता चल गया कि 39 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 39 का ए नंबर ऑप्शन है। tan फाई बोलिए या tan डेल्टा बोलिए, ये कितना अपने पास है? तो BV/BH। ये है वर्टिकल कंपोनेंट और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन का बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 में कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज। ये कितना होता है आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री होता है। कहां पर होता है? पोल पर। कितना होता है? ध्यान रखिएगा, जो फाई का वैल्यू कहां पर होता है? पोल पर। ये 90 डिग्री होता है, मतलब π/2 होता है। फाई का वैल्यू इक्वेटर पर,
ये कितना होता है तो 0 होता है, ध्यान रखिएगा। और अदर देन अदर प्लेस ये कितना हो जाता है तो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें आपको पूछा था कौन सा, ये वाला पूछा था कि 5 पोल कितना 90 डिग्री मतलब π/2, ये कौन सा ऑप्शन में आपको हो गया? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 41 का बात करते हैं हम लोग। देखिए 41 में आपको पूछा हुआ है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm, तो इसमें संबंध पूछ रहा है कि द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ Lg ऑफ मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ Lm। ध्यान रखिएगा Lm जो होता है आपको वो होता है 5/6 Lg, कितना होता है 5/6 Lg। और ये ऑप्शन आपको देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 42 का बात करते हैं हम लोग। 42 में अपने पास निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट होता है। आपको पता है कि जो अपने पास म्यू नोट बाई जो 4 होता है ये 10⁻⁻7 होता है। पूछा है कि म्यू नोट का वैल्यू बताइए, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा 10⁻⁻7। और ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 43 का बात करते हैं हम लोग। पूछ रहा आपसे कि 43 में कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, कितना होता है ध्यान रखिएगा, ये अपने को कितना होता है तो 0 होता है। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इन वैक्यूम, तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इन वैक्यूम कितना होता है 0 होता है, तो वैक्यूम के लिए 0 होता है, ध्यान रखिएगा। म्यू पैराबोला सॉरी म्यू पैरामैग्नेटिक, म्यू पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। और ये होता कितना है तो ध्यान रखिएगा 3 × 10⁻⁻4 होता है, 3 × 10⁻⁻4। ये है क्या तो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? पैरामैग्नेटिक के लिए। किसके लिए होता है? पैरामैग्नेटिक के लिए। और आपके पास देखिए डायामैग्नेटिक के लिए क्या होता है? म्यू डाया, डायामैग्नेटिक के लिए क्या होता है तो ये लेस देन 1 होता है। और एयर के लिए कितना होता है 0 होता है, ध्यान रखिएगा। और आपसे अभी एयर में पूछा है तो एयर में कितना होगा 0, और 0 में कौन सा है अपने पास ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 0 लिखा हुआ, क्योंकि अभी आपको एयर के लिए पूछा हुआ है। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 43 का ए हो गया। हम लोग बात करते हैं 44 का। 44 में देखिए क्वेश्चन है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। आपको पता होगा कि ये जो सी बराबर होता है ये होता है 1/√अंदर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। और इसी का वैल्यू म्यू नोट का वैल्यू पता होता है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पता होता है। देखिए म्यू नोट का वैल्यू अभी यहाँ से पता है, और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू शुरू में स्टार्टिंग में पढ़े थे 8.85 × 10⁻⁻12। दोनों को रखिएगा तो इसको सोल्व करने से वो मिलेगा आपको 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही आप याद करके रखे होते हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन में है तो 44 का ए नंबर ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा ये वाला आपको यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सही हो गया। 45 क्वेश्चन नंबर बात करें हम लोग तो कह रहा है कि एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का मान होता है द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ध्यान रखिए एक्सरे का जो होता है ये नैनोमीटर में होता है। कहां से कहां होता है तो 0.01 से लेकर के, और ध्यान रखिए 10 नैनोमीटर होता है, इस रेंज में होता है किसका? एक्सरे का। अब आप इस ऑप्शन में ध्यान दे हुए देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि अबाउट 10⁻⁻7 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि अबाउट 10⁻⁻7 मीटर, मतलब यहाँ नैनोमीटर में बदलने के चांसेज है, क्योंकि यदि आप थोड़ा इधर कर लोगे इसको और बढ़ा दोगे 9 पहुंचेगा तो ये नैनोमीटर बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी का बात करें आपको देखिए बी में लिखा हुआ है कि 10⁻+7, और देखिए ये मीटर में लिखा है तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि नैनोमीटर में रेंज होता है, और ये मीटर में बहुत ज्यादा हो गया तो ऐसे नहीं होगा। सी का बात करें हम लोग करें कि 10⁻7 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर तो लिखा हुआ है लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता है मीटर में क्योंकि प्लस में पावर दिया हुआ है, समझ रहे बात को। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपको नैनोमीटर से सेंटीमीटर में ये आपका वैल्यू मिल जाएगा लगभग कि 0 सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में नहीं होता है क्योंकि नैनोमीटर के रेंज में होता है। और यदि हम लोग डी का बात करें ऑप्शन नंबर डी में तो ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर, ये तो ऐसा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए सही, और ऐसे इसको आप बदल करके देख सकते हैं। चलिए ये 46 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए 46 क्वेश्चन में अपने को बात कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। आपको ध्यान दीजिए कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह का सिचुएशन है, इधर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और इधर मान लेते हैं कि इधर कहीं पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तब आपको ध्यान देना चाहिए कि जो जो डायरेक्शन होगा इसका ईएम वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो कुछ इस ऐसे होता है। अब ध्यान दीजिए, इधर जो अपने पास है, मतलब ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपगेशन ऑफ जो डायरेक्शन होता है किसका, वेव का, उन वो तीनों क्या होता है, आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। मतलब तीनों ई और बी के बीच में 90 डिग्री, बी और डायरेक्शन जिधर जा रहा है वेव उसका भी 90 डिग्री, ई और वेव के बीच का भी एंगल 90 डिग्री। और ये जो होता है, जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, तो ई क्रॉस बी में होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ई क्रॉस बी किस डायरेक्शन में होता है, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। या फिर इसको आप लिख सकते हो माइनस बी क्रॉस ई, वेक्टर का रूल लगा सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ई या फिर ई क्रॉस बी। ये कौन सा ऑप्शन में आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आपका बी में लिखा हुआ ये वाला बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का बात करते हैं। 47 में कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, ये तो आपको बिल्कुल ही पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। सिर्फ परिमाण का बात कर रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, माइनस का आपको नहीं बात कर रहा है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड सब में प्लस प्लस ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ये आपको याद ही होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। करें कि प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट की बीमा होता है। देखिए प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हैं कि हम लोग एच को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। और ये जानते हैं कि आप ई इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है, ये जानते हैं आप। और इसी को हम लोग लिखते हैं कि एच सी बाई लेमडा लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, एच सी बाई लेमडा लिखते हैं। ठीक है, यदि यहां से हम लोग ई निकालें तो ई निकालेंगे तो हम लोग को क्या पूछा, एच का वैल्यू पूछा, तो इसको लेमडा के इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो ई लेमडा इक्वल टू एच सी। यहां से एच निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ई लेमडा बाई सी। ई क्या होता है, एनर्जी। लेमडा आपको पता है कि ये लेमडा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम या मीटर होता है। ये किसका मात्रक होता है, हर्ट्ज। आपको इसका क्या होता है, मात्रक। लेमडा भी क्या एक तरह का, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसमें मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में। सिंपल जनरली किसमें मेजर करते हैं, मीटर ही है। मतलब लेंथ है, वो भी एक तरह क्या है, तो लेंथ है, तो आप लेंथ का सबसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको ये, आपको क्या चाहिए, हमको इसका क्या चाहिए, तो हमको पूछा है कि बीमा, सॉरी डायमेंशन पूछा है, तो हम लोग ई का डायमेंशन लिख सकते हैं, लेमडा का डायमेंशन लिख सकते हैं, सी का लिख सकते हैं। तो ई मतलब एनर्जी हो गया, तो एनर्जी का आप डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है कि एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है। जूल क्या होता है, तो वर्क का भी होता है। तो डब्ल्यू इज तो आप जानते हैं कि एफ डॉट एस होता है, मतलब एफ एस होता है। और एफ का क्या होता है, तो न्यूटन होता है। इसका क्या होता है, तो सॉरी ये क्या है, तो मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर को क्या करते हैं हम लोग, डब्ल्यू करते हैं। न्यूटन का मतलब क्या है, ये एफ है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। यदि हम लोग पूरा को लिखने की कोशिश करें तो ये क्या लिखेंगे, एम को लिख लेंगे केजी, और ए मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऑलरेडी मीटर है। इसको यदि हम लोग लिखे तो ये क्या मिल गया, केजी मीटर स्क्वायर अब बाई सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मिला था, अपने को वर्क का मिला, मतलब अपने को वर्क का मिला, मतलब एनर्जी का भी यही होगा। और इसका वैल्यू हम लोग कहाँ रख दें, यहां पर रख दें, यहां पर रख देंगे। ये देखिए क्या मिलेगा, एनर्जी की जगह पे ये रख सकते हैं, लेमडा को मीटर रख सकते हैं, और ये क्या अपने पास, ये वेग है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो रख दीजिए, सबका वैल्यू रखेंगे तो एनर्जी की जगह पे ये रख देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ई का लिख दिया, लेमडा को फिर से क्या लिखेंगे, मीटर, और ये नीचे में सी है, सी को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये मीटर से तो ये मीटर खत्म, ये एस से एक एस खत्म, ये क्या मिल गया अपने को, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। अब इसका हमको बीमा लिखना है, तो बीमा के लिए देखिए केजी को क्या लिखते हैं हम लोग केजी को क्या लिख लेते हैं, कैपिटल एम। एम को क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर, और एस को ऊपर जाके क्या लिखेंगे, टी टू द पावर -1। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। ये कौन सा ऑप्शन में, तो आपका ए नंबर ऑप्शन में, और ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। अब देखिए 49 में के निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए 49 क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है ये आपका 48 तक हो गया। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा आपको, क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से देखिए, है ना, और बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, इसीलिए इसको तो जरूर आप करके जाइए। और कहीं पर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में
कि हमारे द्वारा मिस्टेक हो गया तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जरूर कमेंट करें, कहीं पर भी मिस्टेक होती किसी भी सॉल्यूशन में तो आप हमको कमेंट करके बताएं, मैं जरूर उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू पूछा है। ये 49 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, कूलम इंटू वोल्ट। अब कूलम इंटू वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जूल। कूलम इंटू वोल्ट को क्या कहते हैं हम लोग, जूल कहते हैं। देखिए कितना मिल गया अपने को, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का बात करते हैं हम लोग, करें कि रेडियो धर्मी छाई के लिए व्यंजक है। द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिविटी डी के इज, आपको पता होगा फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि n इक्वल टू n0 e⁻ λt। और देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 51 करेक्ट, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है। अभी हमने बताया था आपको कि अल्फा कण जो होता है या अल्फा पार्टिकल ये क्या होता है, तो हीलियम प्लस प्लस, या आप कह सकते हैं कि हीलियम 2 प्लस का न्यूक्लियस होता है। ये 2 होता है, ये 4 होता है। अब देखिए आपसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, अच्छा इस पे कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। आप देखिएगा, देखिए ए कितना आपके पास 4 है, इसको हम लोग ए कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। और यही किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस पी। देखिए ए कितना अपने पास है 4 और पी कितना अपने पास है 2। देखिए एन बराबर कितना मिला 2, एन बराबर 2 मिला और पी बराबर कितना मिला 2। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है 2 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 2। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में अपने पास है कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। आपको पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल ऑर्बिट, ये होता है L इक्वल टू NH/2π। ये कितना होता है आपको, L इक्वल टू NH/2π। ध्यान रखिएगा, NH/2π, सॉरी NH/2π, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है। और पॉसिबल मतलब n, यदि मिनिमम का बात बोले तो n बराबर 1 रख दीजिए, तो l बराबर कितना मिल जाएगा, h/2π के बराबर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में अपने पास ये NH/2π ही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 52 का कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। यदि हम लोग बात करें 53 का, क्वेश्चन नंबर 53 का बात करते हैं हम लोग, करें कि कैथोड किरणें समूह है, किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का समूह होता है। कैथोड रे आर कलेक्शन ऑफ, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 54 में कि परमाणु में अवस्थित मूल कण है द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। आपको पता होगा कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है एटम में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियन कहते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो या तो कह दे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या कह दे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियन। और देखिए इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 में अपने पास है कि निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। ध्यान रखिएगा, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज कंजर्व इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स केसीएल को कहते हैं हम लोग, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसको कहते हैं, केसीएल को ही कहते हैं। उसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ये होता है कि एक्चुअली में किसी जंक्शन पॉइंट पे जितने आने वाले करंट है और जो जाने वाले करंट वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0, वेयर इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन एज निगेटिव। मतलब किसी एक को आप पॉजिटिव मान सकते हैं, किसी एक को निगेटिव मान सकते हैं। तो कौन सा चीज कंजर्व रहता है, इसमें चार्ज कंजर्व रहता है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए,
कह रहा है अपने को कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर I धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट I इज, ये होता है म्यू नोट I बाई 2R। ध्यान रखिएगा, म्यू नोट I बाई 2R। ये कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए है। 57 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। 57 में निम्नलिखित में कौन सही है। 1 किलो वाट आवर के बारे में पूछा हुआ है आपको कि 1 किलो वाट आवर। देखिए 1 का 1 लिख देंगे, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 और वाट का मतलब क्या है तो घंटा, मतलब वाट का मतलब क्या है वाट, और आवर का मतलब क्या है घंटा। तो आवर का मतलब क्या है आवर का मतलब क्या है घंटा। तो उसको यदि हम लोग चेंज करें, ध्यान से सुनिए, यदि हम लोग उसको चेंज करें, आवर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे, तो उसको कितना लिखेंगे हम लोग, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा को मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60, और 60 को फिर से सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा, इंटू 60 मतलब 3600। इसको आप 3600 लिख सकते हैं, और ये किस में मिलेगा, जूल में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको यदि सोल्व करिएगा तो कितना मिला, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देखिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 58 में अपने पास है निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये होता है न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो 1 टेस्ला इक्वल टू न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। 58 का ए नंबर ऑप्शन हो गया, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। चलिए ये कौन सा हो गया अपने को, 58 का ई हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 59 का। 59 में कह रहा है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर का जब भी बात करें तो रेजिस्टेंस उसका हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो करंट उधर से भी जाने लगेगा। समझ पा रहे हैं बात को, तो ध्यान रखिएगा। क्यों, अच्छा वोल्टमीटर को हम लोग कहाँ लगाते हैं, हमेशा वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं मतलब समांतर में लगाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये 59 नंबर इनफाइनाइट, और कौन सा ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन में है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 का बात करते हैं, एमीटर की धारा सुग्राही होता है, करेंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर। ध्यान रखिएगा, जो मतलब यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। किसके लिए, तो एमीटर के लिए। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हम लोग कि आई करंट में जो डिफ्लेक्शन है वो फाई है, तो 1 में कितना मिलेगा, तब 5/I, और इसी को बोलते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है धारा सुग्राह्यता। तो आपको देखिए ये कौन सा ऑप्शन में, 5/I मतलब विक्षेप बाय धारा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 61 क्वेश्चन नंबर 61 आपको बोला है कि स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जा रहा है कि SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, आपको पता होगा इसको हम लोग हेनरी में मेजर करते हैं, और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। 61 का कितना मिल गया अपने को, ऑप्शन नंबर डी हेनरी। फिर देखते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन। 62 में अपने पास है निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो अपने को जो दिया हुआ है 6, 7, 8 क्वेश्चन और बच गया अपने पास। इस बार आपको हो जाएगा पूरा, है ना। चलिए ठीक, ध्यान से देखिए, इस बार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अपने पास 62 नंबर है कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्टरनेटिंग करंट। आपको पता होना चाहिए कि देखिए IRMS जो होता है, IRMS जो होता है वो कितना होता है, तो I0/√2 होता है, I0/√2 होता है। ये 62 नंबर क्वेश्चन है, I0/√2 होता है, और I1/√2 का जो वैल्यू होगा 1.44, सॉरी 1/√2, 1/√2 में जो डिवाइड करेंगे 1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 और इंटू क्या लिख सकते हैं, I0। इसको यदि सोल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 0.707 I0 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 0.707 I0। ये कितना मिला अपने को, तो IRMS मिला, ये ध्यान रखिएगा। ये कितना मिला, अच्छा यहाँ से कभी कभी इसका उल्टा रिलेशन पूछता है, तो I0
आई नोट बराबर कितना मिल जाएगा, √2 इंटू IRMS। IRMS का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आई है तो करंट के लिए, भी रहेगा तो वोल्टेज के लिए, ध्यान रखिएगा। और अभी आपको कौन सा, तभी ये पूछा गया कौन सा ऑप्शन में आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 63 क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रेजिस्टेंस आपको पूछा है कि XL का वैल्यू क्या होता है, तो ओमेगा L के बराबर होता है। इसको और क्या, ओमेगा बराबर क्या होता है, तो 2πf होता है, तो 2πfL। और आपको ये भी पता होगा, देखिए यहाँ पर ओमेगा बराबर कितना होता है, तो 2πf होता है, हम वैल्यू रख दे रहे हैं। फिर आपको पता होगा कि f बराबर क्या होता है, तो 1 बाई टाइम पीरियड होता है, ये भी रख सकते हैं। तो 2πf के जगह पे 1/t लिखेंगे इंटू L बाई टी। देखिए ये सब किसका वैल्यू है, तो XL का ही वैल्यू। अभी आपको जो दिया हुआ है वो अभी ये वाला वैल्यू पूछा हुआ है। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। 64 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 64 में आपको पूछा है, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है। देखिए धारितीय प्रतिघात मतलब ये XL इंडक्टिव के लिए पूछा था। अब आपको पूछ रहा है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए। तो आपको पता है कि XC इक्वल टू होता है 1/ωc, ये वाला आपका रिलेशन होता है। इसे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC alternating current circuit containing only capacitance C is, तो XC इक्वल टू 1/ωc, और ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ से सब रख सकते हैं। ये वैल्यू रख करके आपको और भी मिल सकता है। अब देखिए आपको अभी यही ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम लोग बात करें 65 का। क्वेश्चन नंबर 65 में आपके पास है कि LR पर परिपथ का प्रतिबाधा होता है। LR परिपथ का, देखिए LR का मतलब है इंडक्टिव एंड रेजिस्टेंस परिपथ सर्किट का, और वो कितना होता है, तो आपको पता होगा वो जो होता है, आपको इसको हम लोग लिखते हैं Z से लिखते हैं, और Z से लिखते हैं, ये कितना मिलता है, तो रूट के अंदर में R²। अच्छा ये क्या है, LR के लिए है ना, और ये क्या मिलता है आपको, देखिए रूट के अंदर में R² प्लस XL²। और आप जानते हैं कि XL बराबर जो होता है ये होता है ओमेगा L। इसको रख दीजिए यहाँ पर, तो X बराबर, सॉरी इसको हम लोग Z लिखते हैं, इम्पीडेंस ये क्या होता है अपने को Z। और ये कितना मिलेगा, रख दीजिए यहाँ पर, तो R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। इसको यदि हम लोग सोल्व कर ले तो ये मिल जाएगा R² प्लस ओमेगा² L²। अब देखिए ये किस ऑप्शन में आपका है, तो अब 65 का ऑप्शन नंबर Z में आपको ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 65 का किसमें है, C में, तो C करेक्ट हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन नंबर 66 में प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान है। पूछ रहे कि शिखर मान कितना होगा, 220 वोल्ट का शिखर मान, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट इन अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब, एक सेकेंड, इसका मतलब आपको ध्यान दीजिए, 220 वोल्ट का पूछ रहा है, पीक वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये RMS वैल्यू है। तो आपके पास क्या है, VRMS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, और आपको पूछ रहा है कि V नोट कितना होगा। तो आप जानते हैं कि VRMS इक्वल टू जो होता है वो V नोट बाई √2 होता है। तो हमको V नोट चाहिए, तो V नोट इक्वल टू √2 इंटू VRMS। अब देखिए अपने को √2 इंटू VRMS कितना दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट। ये कितना मिला, 220 इंटू √2 वोल्ट। अब ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका 66 का ये ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन नंबर 67 करें कि धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक एनर्जी इन करंट कैरिंग इंडक्टर इज, ये कितना होता था, ½ Li²। क्या होता है, ½ Li²। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 68 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर करा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट होता है, सॉरी फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्या होता है, I इंटू L क्रॉस B होता है। ध्यान रखिएगा, इसी को लिखते हैं IL B साइन थीटा भी लिखते हैं। ये क्या वेक्टर के फॉर्म में, ये क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, ध्यान रखिएगा। जो लेंथ होता है क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है। L क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। P क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है, करंट।
और जो थीटा है वो क्या है, एल और बी के बीच का एंगल है, एल और बी के बीच का एंगल। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए आपको ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। 69 का बात करते हैं हम लोग, 69 का। 69 में अपने पास निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। तो आपको पता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, ये आपको पता है ना। अब यहाँ देखिए और भी ऑप्शन बना सकता है। V इक्वल टू क्या होता है, तो आई आर होता है, रख दीजिए यहाँ पर। तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, आई आर का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये नीचे में क्या है, आर है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, एक आर से एक आर चला गया, तो ये क्या मिला अपने को, पी इक्वल टू आई स्क्वायर बाई, सॉरी एक आर आई स्क्वायर इंटू आर। तो अपने पास पी का ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अभी आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अपने को सी। तो ये सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में अपने पास जो है वह है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होता है। ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ आपको अच्छा से दिख जाए, थोड़ा सा छोटा ही है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है। चलिए ठीक है, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता आपको ध्यान रखना है कितना होता है, तो 1/60 डिग्री होता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है, तो 1/60 डिग्री होता है। और आपको पता होगा कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। आपको मिनट में पूछा हुआ है, तो हमको इसको मिनट में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/60 इंटू 60, ये किस में मिला, मिनट में मिला। देखिए कट करके कितना मिल गया, 1 मिनट। और आपको मिनट में पूछा गया है, आपको मिनट में पूछा गया, और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा आंसर हो गया, अपने को ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग को यहाँ पर मैंने क्या किया कि आज के वीडियो में अपने को पूरा मैंने ये मॉडल सेट जो आपको बिहार बोर्ड की तरफ से फिजिक्स का क्लास 12 का जो दिया गया है ना, उसको मैंने पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक कर दिया। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन में हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो गया हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको इस वीडियो, मेरा मेन मकसद यही था बनाने का, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पूरा फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो के क्या करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और यदि आप लोगों का इसको इतना शेयर कीजिए, ठीक है, बहुत शेयर कीजिए, जितना हो सकता है दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे बाकी सबको भी इसका हेल्प मिल सके। और यदि आप लोग इसको अच्छे से शेयर करते हैं, ठीक है, और मुझे लगेगा और आप लोग इसको कमेंट करते हैं, तो मैं इसका जो मॉडल सेट है उसका मैं क्या करूंगा, आपको सब्जेक्टिव का भी फुल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव सारे का आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।